गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 पर होगी, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हमें दिए हैं सेक्शन 133 के अंडर। जो कंपनीज एक्ट 2013 में आपको 32 एक्ट जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनको आज हम क्या करेंगे, समझेंगे कि वो किस तरीके से है, और याद करने का एक तरीका है जिससे हम उनको सभी को एक साथ याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब इसको हम इस तरीके से लेकर नहीं चलते हैं, हम एक स्टोरी के तहत इसको लेके चलते हैं। एक स्टोरी बनाते हैं और उस स्टोरी के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक पर्सन जो है, जो बिजनेस कर रहा है, उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो इससे हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो स्टेप बाय स्टेप याद भी हो जाएंगे। तो देखिए कि एक मान लिया मैं अपनी ही स्टोरी लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो एक दीपिका नाम की लड़की है जिसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, और कंप्लीट करने के बाद वो क्या करना चाहती है, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। अब वो जो बिजनेस स्टार्ट कर रही है उसके लिए उसने क्या किया, अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर रही है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बना रही है। तो पहला उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, बिजनेस के लिए। अब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारी इन्वेंट्री स्टॉक भी होगा। ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है कि वो माल जो हम एक बिजनेस में बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस इन्वेंट्री का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन का मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी इन्वेंट्री थी और अब कितनी इन्वेंट्री है। तो हमने वैल्यूएशन कर लिया है, इन्वेंट्री हमने देख लिया है। ठीक है, अब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो है, जब हम उसका लेन देन करेंगे, जब हम जो गुड्स है, जो माल है वो भेजेंगे कहीं और या फिर बेचेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो उससे अगला स्टेप मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। फिर हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पे। अब जब हमारे पास कैश आना स्टार्ट हो गया था तो अब हमने देखा कि जब हमने अपनी बैलेंस शीट बनाई तो कुछ ऐसे इवेंट्स आए जिन मतलब इस तरीके के इवेंट्स और कंटिजेंसीज आई जिनको हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। तो कंटिजेंसीज का मतलब है कि हमने सोचा नहीं था और वो काम हो गया। ठीक है, आकस्मिकता जिसको कहा जाता है कि हमें पता नहीं था फिर भी वो काम हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई केस चल रहा है। अब केस जो चल रहा है तो हमें पता नहीं है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी जीत जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके की कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि हमने बैलेंस शीट बना ली है उसके बाद कुछ ऐसी कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब कंटिजेंसीज ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया तो जो दीपिका है, दीपिका के बिजनेस में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो उस लॉस की वजह से जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो कितना, कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो हमने देखा बहुत सारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को दोबारा से चेंज कर दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि डेप्रिसिएशन, हमने देखा कि लॉस इतना क्यों हो रहा है। फिर हमने डेप्रिसिएशन को काउंट करके देखा कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो लगातार हम उसकी वैल्यू जो है वो घटती जाती है, वो होता है डेप्रिसिएशन, जो उसकी लगातार वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन हमने देखा, तो जो ये डेप्रिसिएशन है वो आज के टाइम में हटा दिया गया है, यहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने दोबारा एक नया बिजनेस सेट किया, कंस्ट्रक्शन किया एक नए बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 आता है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और इसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसमें क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। फिर
जब हमने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे हमें क्या मिला, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिला, मतलब हमारी इनकम होने लगी। तो इससे आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिवेन्यू जनरेट हुई और फिर उसको हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। तो अब रिवेन्यू आने लगा है, इनकम आने लगी है हमारे पास। तो दीपिका ने क्या किया कि उस रिवेन्यू से, उस इनकम से बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें प्रोडक्शन के लिए क्या करनी पड़ती है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो कि एक लंबे टाइम तक चलती है, हमें दोबारा दोबारा उसको परचेज नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो इस तरीके की जो एसेट्स है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। तो इससे आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा था कि हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, फिर हमने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। एक्सपैंड जब हम कर रहे हैं तो हमने फ़ॉरेन के साथ भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, देश विदेश जो दूसरे हैं उनके साथ भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें वहाँ से फ़ॉरेन एक्सचेंज मिला। ठीक है, फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गाइज आप सभी को पता है कि जब भी हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करती है, ग्रांट्स देती है। तो इसी से ही बना है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है तो हम देख रहे हैं कि इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये पैसा कहाँ लगाया जाए। तो इससे रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारी जो पार्टीज़ है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, बहुत पावरफुल है। जो हम हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। तो अब हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनको भी ख़रीदना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी कंपनीज़ को जब हम अपने में मिलाते हैं या उनको ख़रीदते हैं तो क्या उसको क्या कहा जाता है, अमलगमेशन कहा जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इससे रिलेटेड है कि अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। ठीक है, अब दीपिका ने क्या किया कि जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, वो भी उसने खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। ठीक है, फिर भी उसके पास पैसा बच रहा है तो वो क्या करेगी, दूसरी कंपनीज को खरीदना शुरू कर देगी, जो कि क्या कहलाती है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। फिर उसने देखा कि हम जो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हम किस लिए कमा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट से कमा रहे हैं। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम उन्हें दे देते हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है वो रिवाइज्ड हुआ था, चेंज हुआ था 2005 में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट स्कीम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में आता है बोरोइंग कॉस्ट। अब हमने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हमने सोचा कि जब हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है तो क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। ठीक है, अब और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मार्केट से पैसा उठाया। तो पैसा जो उठा रहे हैं, हमने देखा कि हमारे पास अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो जो हम पैसा उठा रहे हैं उसका ब्याज हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आया बोरोइंग कॉस्ट, की जो भी पैसा हम बोरो कर रहे हैं, मार्केट से उधार ले रहे हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमारा आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब किसी ने उसको सलाह दी, दीपिका को किसी ने सलाह दी कि क्यों ना आप सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाना शुरू करें, हर एक सेगमेंट की, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग रिपोर्टिंग करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको हर प्रोडक्ट से कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। फिर उसने कहा, उसने सोचा दीपिका ने कि किसी ने जो उसको सलाह दी है तो बहुत अच्छी बात है। उसने प्रोडक्ट को क्या किया, अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट किया हर एक प्रोडक्ट को। ठीक है,
अब उसने देखा कि उसको और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसने सोचा कि बिजनेस तो मैं बढ़ा लूँगी बिजनेस तो मैं, लेकिन मेरे पास इतने पर्सन्स नहीं हैं, इतने लोग नहीं हैं। तो उसने क्या किया, अपने रिलेटिव से कांटेक्ट किया। तो इससे आया रिलेटेड पार्टी को उसने डिस्क्लोज की ये बात, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में, ठीक है। अब उसने बढ़ा लिया, उसके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, तो उसने क्या किया, उन प्रॉपर्टीज़ को लीज़ पे देना शुरू कर दिया। तो गाइस लीज़ का मतलब है एक तरीके से रेंट पे ही देना, ठीक है। तो जब हम लीज़ पे देते हैं तो जो दूसरा बंदा है जिसको हमने लीज़ पे दिया है, उसको राइट्स मिल जाते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के। तो हमने जो प्रॉपर्टी है उसको लीज़ पे दे दी, लेकिन जो अधिकार है वो अभी भी हमारा ही है, वो सिर्फ यूज़ कर सकता है, प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हुई है, वो सिर्फ यूज़ कर सकता है। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। दीपिका ने सोचा कि हम इतना कमा रहे हैं तो क्यों ना ये देखा जाए कि हमें पर शेयर कितना मिल रहा है, हमें पर शेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि हमने जो शेयर्स की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो भी हमने क्या किया था, जितने भी हमने और कंपनीज खरीदी थी या जितनी भी हमारी और ब्रांचेस चल रही हैं, उससे क्या है कि उसकी एक साथ में हमें स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है। साथ में हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो उससे ही रिलेटेड है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि आप अलग अलग तैयार नहीं करोगे, बल्कि एक ही साथ उसको तैयार कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब उसने कहा, दीपिका ने सोचा कि इतना अच्छा बिजनेस जो हमारा चल रहा है, कहीं जो इनकी इनकम है, बिजनेस की जो इनकम है, उस पर क्या प्रॉपर तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है। कभी ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम्स उठानी पड़ जाए, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले जो हैं इनकम टैक्स पे ना करने की वजह से या अच्छे से सही से कैलकुलेट ना करने की वजह से हमारा बिजनेस बंद कर दे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो इनकम है उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आया है कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कहता है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कहता है कि हमें एसोसिएट्स के साथ क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितना हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 पे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 के लिए इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये भी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है और ये कंपनीज एक्ट से भी अब हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कंपनीज एक्ट में अब नहीं रहा। तो आप बता सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है वो आपके कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं फिर भी समझा देती हूँ कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो बंद हो गया है, ठीक है, नहीं चल रहा है। आपने देखा कि जो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी उसमें क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपने अपने बिजनेस को क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके जो ऑपरेशंस हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया, ठीक है। फिर किसी ने दीपिका को बताया कि आपको क्या करना चाहिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने चाहिए। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 हमें बताता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइस क्या होता है कि आप कंप्लीट पूरे साल की रिपोर्टिंग ना करके क्या करना है, आपको बीच में ही रिपोर्टिंग करनी है। क्यों करनी है, मान लिया कि जो हमारे डाउट्स हैं,
ठीक है, जो हमारे लॉसेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हम पूरे साल के बाद ही उसको डिफाइन करें। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे अगर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इन 2 महीनों में हमारा कितना अचीवमेंट हुआ है। ठीक है, हमने कितना कुछ अचीव किया है। तो ये हमें ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किन दो तो हमें ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि हमें किन मंथ्स में लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि हम हर एक मंथ में या हर 2 महीने में या हर 6 महीने में अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं, जिससे हमें साथ के साथ अपने जो वीकनेस है उसका पता चलता रहता है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका पता चलता रहता है। तो इंटरिम का मतलब है कि हमें बीच में ही क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को तैयार करना है। लास्ट में हम कंसोलिडेटेड तो करते ही हैं, लेकिन बीच बीच में भी हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब उसने इंटरिम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की तो उसने देखा कि मुझे फिर से क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसने बहुत सारी ब्रांड्स को खरीद लिया। तो ब्रांड्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। क्या पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को, ब्रांड्स को देखा या छुआ जा सकता है? ठीक है, नहीं, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसकी फेम को महसूस कर सकते हैं बस। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स से पता चल गया आपको कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स उसने खरीद ली हैं। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। फिर उसने क्या किया कि अपना जो पैसा है, दीपिका ने अपना पैसा जॉइंट वेंचर में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, कंपनीज़ में, या फिर 2 कंपनीज मिलके काम कर रही हैं। ठीक है, दूसरे देश की कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, उसमें पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 किसके लिए है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के लिए। कि जब हम पैसा लगा रहे हैं तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यूज़ कितनी हैं। ठीक है, अब हमने देखा तो पता चला कि हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यूज़ दिन भर दिन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होने लगता है। ठीक है, उस घिसने लगती है वो मशीनरी, या फिर वो आउटडेटेड हो जाती है। मार्केट में उस मशीनरी के अलावा पता नहीं कितनी और नई मशीनरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले वाली जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसी के लिए ही बना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब उसने देखा कि ऐसे लॉसेस तो फ्यूचर में भी हो सकते हैं, तो क्यों ना इनके लिए पहले से ही कुछ क्या किया जाए, कुछ पैसा बचा के रखा जाए। तो इसके लिए आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो प्रोविज़न्स में क्या है कि इन फ्यूचर अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके लिए आप प्रोविज़न बना के रखते हो, कि मान के चलते हो कि हो सकता है कि मुझे 10,000 तक, 15,000 तक लॉस हो जाए, तो इतना पैसा आप रिज़र्व में रखते हो कि ये पैसा अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है इस बारे में। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि वो लायबिलिटी जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था लेकिन फिर भी आ गई। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, हमने सोचा नहीं था, हम सोच रहे थे कि जीत जाएंगे लेकिन हार जाते हैं, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी। और अगर वही केस हम जीत जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, कंटिंजेंट एसेट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले से प्लान करना पड़ता है प्रोविजंस के लिए। लेकिन जो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स है वो हमें पता नहीं होती, कभी भी घट सकती हैं, हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्री प्लान रहना पड़ता है, करना पड़ता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं
ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी पहचान करेंगे और उनको मेजरमेंट करेंगे, उनका नापतोल करेंगे कि क्या इनके मेजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि रिकॉग्निशन हो चुका है, रिकॉग्निशन पहचान हो गई है, मेजरमेंट हो गया है। अब दीपिका ने क्या किया, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको प्रेजेंट किया। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 जो है वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया है, फिर हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 क्या कहता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 हमारे आते हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट हो गया। ठीक है, सेकंड आपका प्रेजेंटेशन हो गया, थर्ड आपका डिस्क्लोजर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें हेल्प करते हैं अकाउंटिंग करने में, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो लीगल हो। अकाउंटिंग में हम जो भी रूल्स अपना रहे हैं, ताकि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हमें एक अच्छी गाइडलाइंस दे सके, तो ये जो है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही काम करते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो इनसे अलग है गाइस। तो उनके लिए IFRS है, जिसके लिए दूसरा पार्ट लाया जाएगा इसका, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि IFRS क्या है। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसे देखिए, लर्न कीजिए, और जो एक स्टोरी मैंने बनाई है, इस तरीके की स्टोरी आप भी बना सकते हो लर्न करने के लिए। ठीक है, सो गाइज थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट है उसको हम अपने लिए सजेशन मानते हैं कि आप जो भी डाउट देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप कितना अच्छा कवर कर रहे हैं। देखो गाइज, डाउट उन्हीं के होते हैं जो कुछ ना कुछ करते हैं, जो ट्राई करते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे डाउट्स भी होंगे, अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमारे डाउट्स कहाँ से होंगे। सो गाइज, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इसको लर्न भी करना है, आपको अच्छे से इसको समझना भी है कि किस स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें बताई गई हैं। डीप नॉलेज के लिए आप और भी बुक्स रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़।